महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित धारावाहिक नेताजी। आइए सुनते हैं छठी कड़ी। 1943 में फरवरी के खूबसूरत महीने में बोस ने शिनकल और अपनी प्यारी बेटी से अलग होने और जापानी कब्जे वाले दक्षिण पूर्व एशिया की मनोरम भूमि की ओर एक जर्मन पनडुब्बी पर सवार होकर यात्रा शुरू करने का एक उल्लेखनीय निर्णय लिया। अटूट निष्ठा के प्रदर्शन में लगभग 3000 भारतीय युद्धबंदियों को उत्सुकता से स्वतंत्र भारत सेना में भर्ती कराया गया। हालांकि खुशी को गले लगाने के बजाय बोस ने खुद को बेचैनी की गहरी भावना से घिरा हुआ पाया। वामपंथी विचारधारा के प्रबल अनुयायी और रूस के उत्साही प्रशंसक के रूप में उनकी आत्मा तब चकनाचूर हो गई जब उन्होंने हिटलर के दुर्जय टैंकों को बेरहमी से सोवियत सीमाओं पर आगे बढ़ते देखा। पीछे हटने वाली जर्मन सेना की विकट परिस्थितियों के कारण स्थिति और भी विकट हो गई, जिससे वे ब्रिटिश चंगुल से भारत की मुक्ति में सहायता करने में असमर्थ हो गए। मई 1942 में बोस की हिटलर के साथ हुई महत्वपूर्ण मुठभेड़ के दौरान ये चिंताएं और भी पुख्ता हो गईं, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि नाजी नेता वास्तविक सैन्य जीत के बजाय प्रचार उपलब्धियों के लिए अपने लोगों का शोषण करने के प्रति अधिक इच्छुक थे। नतीजतन 1943 में फरवरी के परिष्कृत महीने में बोस एक जर्मन यू बोट पर सवार होकर जापान के मनमोहक तटों की ओर रवाना हुए। इस अप्रत्याशित प्रस्थान ने जर्मनी में उनके वफादार रंगरूटों को नेतृत्व से वंचित कर दिया और मोहभंग में डूब गया। इसके बाद के वर्ष में भारत की स्वतंत्रता की खोज में योगदान देने की जर्मनी की क्षमता के बारे में बोस का मोहभंग तेजी से बढ़ गया। अंततः उन्हें जापान के आलिंगन में सांत्वना खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। उल्लेखनीय साहस के साथ वह एक ऐसी यात्रा पर निकले जिसमें उन्होंने महासागरों के विशाल विस्तार को पार किया, जर्मन पनडुब्बी U-180 के साथ यात्रा करते हुए जब तक वे मेडागास्कर के दक्षिण पूर्वी जल तक नहीं पहुंच गए। यहीं पर राजसी केप ऑफ गुड होप के बीच बोस की उल्लेखनीय यात्रा ने एक असाधारण मोड़ लिया। उन्होंने जर्मन जहाज से जापानी पनडुब्बी I-29 में बड़ी खूबसूरती से बदलाव किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अशांत युग में विभिन्न नौसेनाओं से संबंधित दो पनडुब्बियों के बीच एकमात्र नागरिक स्थानांतरण के रूप में एक ऐतिहासिक घटना को चिन्हित करता है। ऐसी ही भारतीय राष्ट्रीय सेना की मनोरम और लचीली कहानी है, जो मेजर फुजिवारा की दूरदर्शी आकांक्षाओं से जन्मी, प्रीतम सिंह ढिल्लन के अटूट समर्पण से पोषित और सुभाष चंद्र बोस की अदम्य भावना से निर्देशित है। साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी ताकत बनाई जो भारत की आज़ादी के महान उद्देश्य के लिए प्रयास करेगी, जिससे लालित्य और अनुनय की एक ऐसी आभा उत्पन्न होगी जो आज भी प्रेरणा देती है। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की कल्पना दूरदर्शी मेजर इवाइची फुजिवारा द्वारा की गई थी, जो एक प्रतिष्ठित जापानी अधिकारी थे जिन्होंने प्रतिष्ठित खुफिया इकाई फुजिवारा किकिन का नेतृत्व किया था। एक दुर्जेय सेना की स्थापना करने के महान उद्देश्य के साथ, जो जापानी सेनाओं के साथ एकजुट होकर लड़ेगी, फुजिवारा ने अपने दृष्टिकोण को जीवन में लाने की कोशिश की। अपने मिशन की खोज में उनकी मुलाकात प्रतिष्ठित प्रीतम सिंह ढिल्लन से हुई, जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बैंकॉक चैप्टर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। प्रीतम सिंह के विशाल नेटवर्क के माध्यम से फुजिवारा उल्लेखनीय कैप्टन मोहन सिंह को भर्ती करने में कामयाब रहा, जो पश्चिमी मलायन प्रायद्वीप में तैनात ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा थे। इस प्रकार दिसंबर 1941 के महीने में फुजिवारा और मोहन सिंह के बीच गहन चर्चा के माध्यम से पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना के बीज बोए गए, जिसका समापन जनवरी 1942 की शुरुआत में एक नाम पर हुआ, जिस पर वे संयुक्त रूप से सहमत हुए। भारतीय स्वतंत्रता के प्रबुद्ध नेतृत्व द्वारा निर्देशित टोक्यो से संचालित लीग, सम्मानित राष्ट्रवादी नेता रासबिहारी बोस के कुशल नेतृत्व में आईएनए ने आकार लेना शुरू कर दिया। हालांकि हिकारी किकिन और मोहन सिंह के बीच मतभेद के कारण पहले ईना को दिसंबर 1942 में भंग कर दिया गया था। मोहन सिंह
यह मानते हुए कि जापानी हाई कमान ईना को केवल मोहरे और प्रचार उपकरण के रूप में शोषण कर रहा था, गिरफ्तार कर लिया गया और सैनिकों को पाव शिविर की सीमा में लौटने के लिए मजबूर किया गया। फिर भी 1943 में सुदूर पूर्व में सुभाष चंद्र बोस के आगमन के साथ आशा जल्द ही फिर से जगी। एक स्वतंत्रता सेना की उल्लेखनीय अवधारणा को पुनर्जीवित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक महत्वपूर्ण बैठक में संगठन का नियंत्रण ग्रहण किया, जिसे विनम्रतापूर्वक सौंप दिया गया। आदरणीय रासबिहारी बोस, ये ध्यान देने योग्य है कि आईएनए के पास एक उल्लेखनीय महिला इकाई थी, जिसे झांसी की रानी रेजिमेंट के नाम से जाना जाता था, जिसका नेतृत्व अदम्य कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया था। बहादुर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखी गई यह अग्रणी इकाई महिला सशक्तिकरण और सैन्य कौशल की भावना का प्रतीक बनकर एशिया में एक पथ प्रदर्शक के रूप में खड़ी हुई। एक अनंतिम सरकार, आज़ाद हिंद सरकार के मार्गदर्शन में आईएनए ने एक एकजुट शक्ति के रूप में काम किया। इस सरकार ने न केवल अपनी मुद्रा, डाक टिकट, अदालतें और नागरिक संहिता बनाई, बल्कि जर्मनी, जापान, इटालियन सोशल रिपब्लिक, क्रोएशिया के स्वतंत्र राज्य, नानजिंग, चीन में वांग जिंगवे शासन सहित 9 धुरी शक्तियों से मान्यता भी प्राप्त की। बर्मा, मानचुकुओ और जापानी नियंत्रित फिलीपींस की अनंतिम सरकार। विशेष रूप से इनमें से 5 देशों की स्थापना धुरी राष्ट्र के कब्जे में हुई थी। नवंबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार ने प्रतिष्ठित ग्रेटर ईस्ट एशिया सम्मेलन में एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया, जिससे वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत हुई। बोस के असाधारण नेतृत्व कौशल ने उन्हें नई सेना को सफलतापूर्वक पुनर्गठित करने और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवासी भारतीय समुदाय से व्यापक समर्थन हासिल करने में सक्षम बनाया। स्वतंत्रता की खोज में बलिदान के लिए बोस के भावुक आह्वान का जवाब देते हुए ये समर्पित व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हो गए। इसके अलावा बोस की प्रेरक क्षमताएं उनके उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता हासिल करने तक भी विस्तारित हुई। सैन्य असफलताओं के बावजूद भी बोस आज़ाद हिंद आंदोलन के प्रति अटूट समर्थन को कायम रखने में कामयाब रहे। 4 जुलाई 1944 को बर्मा में भारतीयों की एक सभा में भारतीय राष्ट्रीय सेना के प्रेरक भाषण के दौरान कहे गए उनके सबसे यादगार उद्धरणों में से एक गहराई से गूंजता है, मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी का अनमोल उपहार दूंगा। इन मार्मिक शब्दों के माध्यम से बोस ने भारत के लोगों से दमनकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके सामूहिक संघर्ष में उनके साथ एकजुट होने का आग्रह किया। आपने सुनी महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित धारावाहिक नेताजी की 6ठी कड़ी। 7वीं कड़ी के लिए आगे का वीडियो देखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।